Students, now we start today's lecture with the topic The Coming of Socialism in Europe. Socialism was a well-known body of ideas by the mid-19th century in Europe. Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म या समाजवाद की जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, ये जो है मिड 19th सेंचुरी में वेल नोन थी, सभी इसके बारे में जानते थे. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ दैट टाइम. सोशलिस्ट लोगों का ये मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसमें ओनरशिप कुछ एक ही लोगों का है, तो यही जो है हमारी सोसाइटी में एक कहना चाहिए कि असंतोष का कारण है. लोगों के बीच में सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है यही है, ओनरशिप ऑफ सम पीपल ऑन प्रॉपर्टीज, बिग प्रॉपर्टीज. दे वांटेड टू चेंज दिस सिस्टम एंड कैंपेन फॉर इट. तो वो लोग चाहते थे कि ये सिस्टम क्या हो, खत्म हो, और इसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, स्ट्रगल किए. रॉबर्ट ओवन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, he demanded to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. तो रॉबर्ट ओवन जो थे एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जो गवर्नमेंट से इस बात की डिमांड करते थे कि वो क्या करें, कोऑपरेटिव कम्युनिटीज की शुरुआत करें, जैसे कि उन्होंने इंडियाना यूएसए में न्यू हार्मोनी नाम से एक कोऑपरेटिव स्टार्ट किया था. दे वांटेड टू चेंज इट एंड कैंपेन फॉर इट. Then Louis Blanc, he wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. जो लुई ब्लैंक थे वो जो थे एक फ्रेंच सोशलिस्ट थे, एंड ही डिमांडेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज. जो लुई ब्लैंक थे एक फ्रेंच सोशलिस्ट थे, वो भी ये चाहते थे कि गवर्नमेंट क्या करे, जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज हैं, यानी कि वो उद्योग जो कि पैसा बनाने के पीछे लगे रहते हैं और सोसाइटी के कलेक्टिव वेलफेयर के लिए या बेटरमेंट के लिए नहीं सोचते, तो उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, उनके बदले कोऑपरेटिव्स की व्यवस्था करनी चाहिए. अब कोऑपरेटिव्स जो हैं ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें कुछ एक लोग क्या करते हैं, एक साथ अपनी इच्छा से काम करते हैं, एंड दे पूल देयर मनी, अपनी जो है अपना फंड वो लोग एक साथ जमा करते हैं और एक दूसरे के सहयोग से वो लोग काम करते हैं, और जितना भी वो काम करते हैं या जितना भी अपना रिसोर्स लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, उस हिसाब से वो शेयर गेन करते हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट में शेयर उतना कम या ज्यादा उनको मिलता है. इसी तरह से कार्ल मार्क्स आते हैं. कार्ल मार्क्स हैं एंड फ्रेडरिक एंगल्स हैं. They added other ideas to this body of argument. According to Karl Marx, industrial society was capitalist. कार्ल मार्क्स मानते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट हैं, who owned the capital, invested in factories and the profit of capitalists was produced by workers. तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, यानी कि पैसे के पूंजीवादी हैं. ठीक है, वो अपनी पूंजी या अपनी मनी, अपना पैसा फैक्ट्रीज वगैरह में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उनकी जो कैपिटल होती है या मनी होती है वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है. ये किसके कारण होता है, ये जो वर्क फोर्स यानी कि वर्कर्स हैं उनकी मेहनत के कारण होता है, लेकिन उनकी वेलफेयर के बारे में ये कैपिटलिस्ट लोग नहीं सोचते. So capitalism and the rule of private property were overthrown. तो कार्ल मार्क्स मानते थे कि जो लेबरर्स हैं, वर्क फोर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कैपिटलिज्म को हटा देना चाहिए या उसको उखाड़ फेंकना चाहिए. ठीक है, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बेस्ड कैपिटलिज्म है, इसको हटा देना चाहिए. एंड मार्क्स बिलीव दैट अ कम्युनिस्ट सोसाइटी was the natural society of the future. और कार्ल मार्क्स मानते थे कि फ्यूचर की जो सोसाइटी होगी उसे कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाएगा और वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे आधारित होगी या काम कर. द नेक्स्ट टॉपिक इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe
and they formed an international body, namely the Second International. Associations were formed by workers in Germany and England to fight for better living and working conditions. The Labour Party and Socialist parties were formed by socialist and trade unionists by 1905. तो देखिए 1870 तक जो है सोशलिस्ट आइडियाज या समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैलने लगे थे और सोशलिस्ट लोगों ने एक इंटरनेशनल एसोसिएशन बनाई जिसे नाम दिया गया द सेकेंड इंटरनेशनल, जिसमें वर्ल्ड के सारे सोशलिस्ट इसके मेंबर बने। इसी तरह से जर्मनी और इंग्लैंड में भी वर्कर्स या लेबरर्स के द्वारा ऐसे ही एसोसिएशन बनाए गए जिनकी डिमांड थी डिडक्शन इन वर्किंग आवर्स इन फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स। यानी कि जो वर्कर्स थे उन्होंने ये डिमांड करते हुए कि जो उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत लंबे होते थे, कभी कभी 10 से 15 घंटे तक उनको फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में काम कराया जाता था एंड दे गॉट अ वेरी लिटिल सैलरी। तो उनको बहुत कम वेज या बहुत कम सैलरी मिलती थी। तो उन्होंने जो है लेबर्स लोगों ने भी बहुत सारे एसोसिएशन बनाए जिनकी डिमांड रहती थी डिडक्शन इन वर्किंग आवर्स इन फैक्ट्रीज एंड इंक्रीमेंट इन सैलरी। इसी बेसिस पे ट्रेड यूनियनिस्ट के द्वारा लेबर पार्टी और सोशल पार्टी फॉर्म की गई 1905 में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रशियन रेवोल्यूशन। The government in Russia was taken over by the socialists through the October Revolution of 1917. तो अक्टूबर 1917 में जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने रशियन गवर्नमेंट को क्या किया, इसको हटाकर अपना जो है रूलिंग पावर गेन कर ली रसिया में। The fall of monarchy in February 1917 in Russia and the events of the October रेवोल्यूशन आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। तो 1917 में जो है फरवरी से लेके अक्टूबर तक की जितनी भी घटनाएं हुई थी जिनके कारण जो है रसिया में मोनार्की का डिक्लाइनेशन हुआ और सोशलिस्ट लोगों की गवर्नमेंट बनी। तो इसी टाइम को या इन्हीं घटनाओं को हम फरवरी टू अक्टूबर 1917 तक की घटनाओं को ही हम अक्टूबर रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। Now the next topic is the Russian Empire in 1914. In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. 1914 में जार निकोलस का जो है रूल था रसिया में और इसकी एम्पायर में। Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included present-day Finland, Latvia, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। तो मॉस्को के अलावा जो है रशियन एम्पायर में आज का फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड का कुछ हिस्सा, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से जो है रशियन एम्पायर के अंतर्गत आते थे। एंड The empire stretched to the Pacific, comprising the Central Asian states and present-day Georgia, Azerbaijan. इसके अलावा जो रशियन एम्पायर थी वो आज के मिडिल एशियन स्टेट्स या कंट्रीज के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान कंट्रीज तक रशियन एम्पायर फैली हुई थी। एंड The major religion of Russia was Russian Orthodox Christianity. यानी कि रसिया में जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में लोग जिस धर्म को मानते थे वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, विच ग्रू आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ही इमर्ज हुई एक ब्रांच के रूप में थी। द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। इसके अलावा रसिया में जो अदर रिलीजन्स के लोग थे वो कैथोलिक क्रिश्चियन थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे और बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन रसिया। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट। 20th century की शुरुआत में जो है रसिया की लगभग 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती थी।
Russia was a major exporter of grain. Russian cultivators produced for the market and for their own needs. तो रसिया जो था ग्रेन या अनाज के लिए एक मेजर सप्लायर था, एक मेजर एक्सपोर्टर था, जो अपनी कंट्री और बाहर की कंट्रीज के लिए अनाज पैदा किया करता था. In Russia, prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. रसिया के इंडस्ट्रियल एरियाज थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, और यहाँ क्राफ्ट्समैन जो है वर्कशॉप में काम किया करते थे, कारीगर, एंड वर्कर्स जो है फैक्ट्रीज में काम किया करते थे. देन in 1890s, many factories started due to the expansion of the railway network, and there was an increase in foreign investment in industries. अब 1880 के बाद क्या हुआ, यहाँ रेलवे लाइंस बहुत तेजी से डेवलप होने लगी, जिसके कारण फैक्ट्रियां बढ़ने लगी और विदेशी कंपनियां भी यहाँ अपने उद्योग और अपने पैसा लगाने लगी. देन as a result, coal production doubled and iron and steel output increased 4 times. इसका ये रिजल्ट निकला कि यहाँ पे जो कोल प्रोडक्शन है वो डबल हो गया, और आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में भी जो है 4 गुना तरक्की या प्रोग्रेस देखने को मिली. देन मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेटली ओन्ड. लेकिन यहाँ की जो अधिकतर इंडस्ट्रीज थी उनमें प्राइवेट ओनरशिप थी, यानी कि कुछ एक लोगों का ही क्या था, ओनरशिप थी. गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेज एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. हालांकि जो रशियन गवर्नमेंट थी वो इस बात का ध्यान रखती थी कि जो वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज में काम करने वाले, उनके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हो, ज्यादा ना हो, और उनकी सैलरी कम से कम जितनी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई है उतनी उनको मिले. हालांकि जो उनके प्राइवेट ओनर्स थे, इंडस्ट्रीज के जो एम्प्लॉयर्स थे, मालिक थे, वो ऐसा नहीं होने देते थे. देन in craft units and small workshop, the working hours were sometimes 15 hours compared with 10 to 12 hours in factories. तो ये जो आपके वर्कशॉप हैं, यहाँ पे क्राफ्ट्समैन जो है कभी कभी 15 आवर्स या 15 घंटों के लिए इनसे लगातार काम लिया जाता था, और जबकि फैक्ट्रीज में 10 से लेके 12 आवर्स तक जो है इनसे काम लिया जाता था, जबकि इन रिटर्न दे गॉट अ लिटिल वेज और सैलरी, जबकि इनको जो है सैलरी बहुत कम दिया जाता था. Now we will read the next topic, that is peasants in the countryside. Means इसमें हम ये देखेंगे कि what was the condition of farmers in rural areas. तो देखिए, in the countryside peasants cultivated most of the land. The nobility, the crown and the orthodox church owned large properties. गांव में क्या स्थिति थी, गांव में बड़ी बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड जो थी वो रसिया में ऑर्थोडॉक्स चर्च और बड़े बड़े किसान या जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके कब्जे में होती थी, जबकि छोटे किसानों के पास स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड होते थे जिनमें कि वो अपनी खेतीबाड़ी करते थे. Here peasants were divided on religious basis and they had no respect for their nobility. यहाँ के जो रसिया के जो किसान होते थे वो जो है धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, और उनके मन में अपने नोबिलिटी के प्रति, लैंडलॉर्ड्स के प्रति किसी भी तरह का कोई भी रिस्पेक्ट या सम्मान नहीं था. Nobles got their power through services to the jar, not through local popularity. यानी कि जो यहाँ की नोबिलिटी थी उसको जो सम्मान मिलता था वो इसलिए मिलता था क्योंकि वो जार की सर्विस में थे, न कि इसलिए कि वो लोगों के बीच में पॉपुलर थे. In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. जो रशियन फार्मर्स थे वो नोबल से इतना हेट करते थे, वो चाहते थे कि जो नोबल्स की या जो बिग फार्मर्स हैं या लैंड ओनर्स हैं उनकी जो जमीनें हैं वो स्मॉल फार्मर्स को दे दी जाएं. दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स. वो जो है लैंडलॉर्ड से इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि उनको इतना हेट करते थे कि उनको जो है कभी कभी मार दिया करते थे, और कभी कभार उनको टैक्स भी पे नहीं करते थे. In 1902, this occurred in a large scale in South Russia. तो 1902 के आसपास जो है ऐसी घटनाएं साउथ रशिया में बहुत देखी जाने लगी. बट लेटर इन 1905 such incident spread all over Russia. लेकिन 1905 के आसपास जो है
बड़े किसानों की हत्या करना, लूटपाट करना छोटे किसानों के द्वारा, ये सारी मतलब जो इंसिडेंट थे बहुत कॉमन हो गए थे और पूरे रशिया में लगभग ऐसा होने लगा था 1905 के आसपास। रशियन पेजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पेजेंट्स। जो रशिया के पेजेंट्स थे वो यूरोप के अदर पेजेंट्स से बिल्कुल अलग थे, बिकॉज दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड द लैंड अकॉर्डिंग द नीड्स ऑफ द पेजेंट फैमिली। तो रशिया के जो फार्मर्स थे वो यूरोपियन फार्मर से, अदर यूरोपियन फार्मर से बिल्कुल अलग थे। इसमें क्या किया जाता था कि जो रशियन फार्मर हैं वो एक फिक्स टाइम तक अपनी जमीनें अपने पास रखते थे और उसके बाद जब पीरियड पूरा हो जाता था तो वो अपनी जमीनें जो है अपने कम्यून यानी कि अपने लैंड के हेड को क्या करते थे, वापस कर देते थे। जमीनों के जो हेड होते थे उनको मीर या कम्यून कहा जाता था। तो उनके मीर या कम्यून जो होते थे उन जमीनों को वापस लेके क्या करते थे, हर फार्मर फैमिली का साइज देखते थे, लार्ज या स्मॉल साइज, और उस हिसाब से फिर से उनको जमीनें रिडिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। तो किसी के पास कम या किसी के पास ज्यादा जमीनें आ सकती थी, फिर भी जो रशियन फार्मर्स थे वो खुशी खुशी क्या करते थे, मीर या कम्यून के इस डिवीजन को क्या करते थे, लैंड डिवीजन को एक्सेप्ट करते थे। सो वी कैन से दैट रशियन पेजेंट्स वर socialist by nature.